तो एक सार्थक चर्चा के बाद एक और जो है पैनल में हमारे साथ गेस्ट है सुदिव्य कुमार। जैसा कि आप सभी वाकिफ हैं, जैसा नाम है वैसा ही काम है। कुदरत ने झारखंड को दिव्य बनाया है और झारखंड ने सुदिव्य को बनाया है। तो अब हम सुदिव्य जी से जानेंगे कि सुदिव्य जी को जो जो जिम्मेदारियां मिली हैं, उनके पास अर्बन डेवलपमेंट है, हाउसिंग है, उनके पास हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन की जिम्मेदारी है, साथ ही टूरिज्म, आर्ट कल्चर, यूथ अफेयर्स जैसे महत्वपूर्ण महकमे हैं। तो अब सुदिव्य कुमार से जानेंगे कि वो झारखंड को क्या कुछ रिटर्न देने वाले हैं, क्योंकि झारखंड ने उनको सुदिव्य बनाया है। और सुदिव्य जी के बारे में एक लोगों को इस बात की जानकारी है कि जब भी वो जिस भूमिका में होते हैं काफी शिद्दत से काम करते हैं। जब झारखंड विधानसभा में अपोजिशन में थे तो हर बार यही नजर आते थे और ये लगातार सरकार से सवाल पूछते थे। अब यही सरकार में है तो ये झारखंड को कैसे आगे ले जाएंगे। सुदिव्य जी, पहला सवाल यही है कि क्या रिटर्न आप देंगे झारखंड को? आपके पास काफी महत्वपूर्ण महकमे हैं। तो पहली बात हम करते हैं कि अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग में क्या कुछ आप कर रहे हैं, शहरी विकास के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, झारखंड में जब भी कोई अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं तो उनको लगता है कि झारखंड में कुदरत ने क्या कुछ नहीं दिया है, लेकिन शहर हमारे हैं, उसमें ट्रैफिक जाम की समस्या है, शहरों की बुनियादी ढांचों में काफी कुछ कमी दिखाई देती है। तो आप किस तरीके से शहरों की सूरत बदलेंगे? धन्यवाद दिवाकर जी। सबसे पहले तो आपके माध्यम से इस हॉल में उपस्थित तमाम दर्शकों को अभिनंदन। आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से लाइव देख रहे न्यूज़ 18 के दर्शकों को अभिनंदन। बड़ा कम्प्रिहेंसिव एक प्रश्न आपने पूछ लिया, जिसकी अगर विस्तृत विवेचना की जाए तो ये जो घड़ी चल रही है इसका समय कम पड़ जाएगा। मुख्य तौर पर मैं आपको यह जरूर कहना चाहूँगा कि जब शहरों की प्लानिंग एक मास्टर प्लान के तहत हो तो शहरों को ढंग से बना पाना आसान होता है, लेकिन जब आवश्यकता के अनुरूप शहरों का विकास होता जाए, तब चाहे राइट ऑफ वे की बात हो, चाहे ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम की बात हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, इन तमाम चीज़ों में बहुतेरी अड़चनें आती हैं। और अफसोस या दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि झारखंड के प्रमुख शहरों का जो विकास हुआ वो क्रमबद्ध विकास हुआ, कोई एक मास्टर प्लान के तहत पूरे शहर को नहीं बनाया गया। तो ये एक बड़ी चुनौतियां हैं और मैं यह स्पष्ट मानता हूं कि ओवरनाइट तो इन चुनौतियों का समाधान संभव नहीं है, लेकिन अगर प्लानिंग करें और प्लानिंग बेहतर हो तो आने वाले दिनों में निश्चित रूप से परिवर्तन दिखेगा। क्योंकि जो ट्रांजिशन फेज के इलाके हैं जहां कल अर्बनाइजेशन होने वाला है, आज अगर उन क्षेत्रों को समाहित करके उनकी प्लानिंग नहीं करेंगे तो कल ग्रेटर रांची में बनने वाली जो आरआरडीए में बनने वाले जो आवास हैं, फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, आरओडब्ल्यू नहीं है, ड्रेनेज सीवरेज की व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो ये एक लेगेसी के तौर पर अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन को मिलती हैं। हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि उपलब्ध संसाधनों में जो बेहतर विकल्प हो सके उसको करें। कहीं ना कहीं हम लोगों का यह प्रयास भी था कि कुछ अनियमित निर्माण हुए हैं यूएलबीज के इलाके में, उनके नियमितीकरण की दिशा में हम लोग एक कदम बढ़ें और उनके नियमितीकरण के बाद, उनको होल्डिंग क्रिएट करने के बाद उनके लिए जो नागरिक सुविधाओं की ज़रूरत है उसको बेहतर कर सकें। हाउसिंग का सेक्टर झारखंड में कहीं ना कहीं सरकार को चुनौतियां निजी क्षेत्रों से मिल रही हैं। बिल्डर्स के बड़े प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एक चुनौती भी प्रस्तुत करते हैं, हम इस बात को मानते हैं, क्योंकि जमीनों की ज्योग्राफिकल लोकेशन किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता का बहुत महत्वपूर्ण कारण और कारक होता है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चुनौतियां बहुत सारी हैं, उन चुनौतियों से सामना करने की इच्छा शक्ति भी है और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में इन चुनौतियों का हम कुछ समाधान निकाल पाएंगे। हाउसिंग का आपने जिक्र किया, तो क्या ये माना जाए कि लोगों को किफायती और सस्ते दरों पे आवास की सुविधा उपलब्ध होगी? देखिए, अफोर्डेबल हाउसिंग एक ऐसा सेक्टर है जिस सेक्टर में बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, क्योंकि
बुनियादी तौर पर जमीन और उन आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में बहुत अच्छी खासी पूंजी व्यय होती है। और मैं पिछले सेशन का गवाह हूं, जब ऑनरेबल सीएम बैठे हुए थे और जब चर्चा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की हो रही थी, और हाल के दौर की अगर हम बात करें तो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जगह एक डबल इंजन का नया शब्द आया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने तो इसको नहीं सोचा था, लेकिन ये डिक्शनरी में एक नया शब्द आया, डबल इंजन। तो डबल इंजन के फायदे और डबल इंजन के नुकसान दोनों जग जाहिर हैं, और जाहिरा तौर पर हम लोग भी उसी से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। झारखंड की बेसिक शिक्षा की बात करें तो बरसों से काफी चर्चा होती रही है झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों की। नेतरहाट जैसे यहाँ स्कूल है, तो झुमरी तिलैया में भी संस्थान थे, रांची के कई संस्थानों की काफी चर्चा होती है। और सीएम ने और आपकी सरकार ने कई इनिशिएटिव्स लिए। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्टार्ट किया उन्होंने, सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस और स्कॉलरशिप जैसी कई योजनाएं शुरू की। लेकिन जैसे ही हायर एजुकेशन की बात होती है, प्रोफेशनल एजुकेशन की बात होती है, टेक्निकल एजुकेशन की बात होती है, झारखंड में गिनती कहीं ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस हैं। तो अब झारखंड किस तरीके के रोड मैप को लेकर आगे बढ़ रहा है, खासतौर पे एजुकेशन के सेक्टर में? सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या आप उसको कह सकते हैं बेसिक या प्राइमरी स्टार्ट और एक हायर स्टार्ट। आप इन दो चीजों में जब बहुत गंभीरता से विमर्श करेंगे तो आप ये पाएंगे कि सेकेंडरी एजुकेशन स्टेट सब्जेक्ट है। सेकेंडरी एजुकेशन की फंड से लेकर कंट्रोल तक सारी चीजें स्टेट के पास है। आज 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, नेतरहाट या अन्य हमारे जो संस्थान हैं, कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल जो हैं, झारखंड में उनकी रैंकिंग बुरी नहीं है। अगर राष्ट्रीय औसत की बात हम करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम आते हैं। तो बुनियादी सवाल एक ही बात का उठता है कि कंट्रोल किसके पास है। अगर वो स्टेट सब्जेक्ट है तो सरकारें तय करती हैं कि 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस खुलने हैं, उनमें सीबीएसई के पैटर्न में पढ़ाई करानी है, और बच्चों को सरकारी स्कूल में सीबीएसई के पैटर्न देना है, और अमूमन लगभग 3 रुपया प्रतिदिन की नाम मात्र के शुल्क पर बच्चों को हम शिक्षा दे रहे हैं। हायर में हम जैसे ही जाते हैं ये चीजें अचानक परिवर्तित हो जाती हैं। हायर में राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री के हैसियत से होने के बाद मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि राष्ट्रीय औसत ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का अगर 27.6 है तो झारखंड का 18.3 है, और यह निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी चिंता की बात है। बात हम करें आधारभूत संरचनाओं की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, 24 जिले और 24 जिलों में के और विस्तार में अगर प्रखंडों तक जाएं तो उच्च शिक्षा के लिए आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में पूर्ववर्ती सरकारों ने भी, हम लोगों ने भी, सारे लोगों ने पैसे खर्च किए हैं। लेकिन मेरा बड़ा स्पष्ट यह मानना है कि बिल्डिंगें छात्रों को नहीं पढ़ाती हैं। छात्रों को पढ़ने के लिए कॉलेज की बड़ी बिल्डिंगों की आवश्यकता है, मैं यह मानता हूं, लेकिन उनको पढ़ने के लिए जिन शिक्षकों की आवश्यकता है, अगर उनकी नियुक्ति न हो पा रही हो, उनके मसले फंसे हों, तो वैसी स्थिति में आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। बतौर शिक्षा मंत्री जब हमने इन चीजों को देखा, परखा, समझा, 7 महीने की मेहनत के बाद हम एक अम्ब्रेला एक्ट लेकर आए थे। वह अम्ब्रेला एक्ट था स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट। स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में बेसिकली हमारे 3 स्टेक होल्डर्स यूनिवर्सिटीज में होते हैं। हम लोगों ने तीनों स्टेक होल्डर्स के सवाल पर सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की थी। स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोगों ने सारी चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की थी। टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ हैं उनके अपॉइंटमेंट से लेकर उनके ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए ग्रीवांस रिड्रेसल यूनिवर्सिटी लेवल पर बनाना और स्टेट के लेवल पर ट्राइब्यूनल बनाना, इन तमाम चीजों की परिकल्पना की थी। बुनियादी सवाल वहीं आ जाता है। हायर एजुकेशन में राज्य सरकारें फंड देती हैं, पैसा देती हैं, लेकिन वीसी के अपॉइंटमेंट के मामले हों, चाहे विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण के मामले हों, वैसी स्थिति में राज्य सरकार के हाथ बंधे हुए हैं। हम लोगों ने उस स्टेट यूनिवर्सिटी एक्ट में कहीं ना कहीं इस बात का प्रावधान किया था
कि एक यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन बनाकर डेडिकेटेड एक कमीशन हम बनाते जो कि प्रोफेसर, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ की बहाली के लिए जवाबदेह होता। आज जेपीएससी के पास पूर्व से बहुत सारे कामों का लोड रहता है, उनके पास हमारी अधियाचनाएं लंबित रहती हैं। योग्य शिक्षकों की अगर बहाली समय पर न हो पाए, विश्वविद्यालयों का प्रशासन छात्रोन्मुखी न हो, तो वैसी स्थिति में उच्च शिक्षा में एक बड़े जंप की परिकल्पना करना कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग यह मानते हैं कि अंधेरे में प्रकाश की एक छोटी किरण भी मंजिल का इशारा देती है। हम प्रयास करेंगे और यह कोशिश होगा कि झारखंड से ये जो ब्रेन ड्रेन है कि सेकेंडरी एजुकेशन तक बच्चे हमारे पास, और सेकेंडरी एजुकेशन के बाद बच्चे हायर एजुकेशन के लिए साउथ अगर चले जा रहे हैं, तो इसको रोकने की कोई कोशिश तो हम लोग जरूर करेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि रास्ता जरूर निकलेगा। आपका जो इशारा है लोक भवन की तरफ, आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण विधेयक जब आप लोक भवन भेजते हैं और वहां से मंजूरी नहीं मिलती है, तो लोक भवन भी तो कानूनी पहलुओं पर चर्चा करती है और जो खामियां हैं आपको सजेस्ट करती है, तो कुछ बदलाव के बाद फिर से आप विधेयक को तो भेज सकते हैं लोक भवन, एक रास्ता बीच का तो निकाल सकते हैं आप। दिवाकर जी, ये खुली आंखों से सपने देखने वाली बात मत कीजिए। मैं यही मानता हूं कि आप होप अगेंस्ट होप की बात कर रहे हैं, उम्मीद के खिलाफ उम्मीद की बात कर रहे हैं। संविधान निर्माताओं ने जब इस संविधान का गठन किया था तो शुरुआत में लिखा था वी द पीपल ऑफ इंडिया, आई द पीपल ऑफ इंडिया नहीं था। हम भारत के लोगों की जवाबदेही थी कि इस भारत को खूबसूरत और सुंदर बनाएंगे। लेकिन अगर हम भारत के लोगों में जवाबदेहियों के वितरण में असमानता हो तो फिर आप ब्लेम सिर्फ राज्य सरकार को करेंगे, तो मेरे समझ से यह दुराग्रह। राज्य सरकार अपने रिसोर्सेज पे डेवलपमेंट कर रही है और हमने देखा कि जैसे सरकार गठन हुआ 1 महीने के अंदर आपने बिहार और झारखंड के काफी डेस्टिनेशंस पे आपने दौरा किया। इवन आप जो है राजगीर भी गए, ग्लास ब्रिज भी आपने देखा, अपने अधिकारियों को दिखाया और आपने प्लान किया कि झारखंड के विभिन्न पर्यटन स्थलों को इसी तर्ज पे डेवलप करना है। रोड मैप कोई बना पाए हैं या अभी भी कुछ हर्डल्स है अधिकारियों के साथ? नहीं, टूरिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट या चैप्टर है जो हमारे ऑनरेबल सीएम का भी बड़ा पसंदीदा विषय है। जब संघर्ष के दिनों में हम लोग थे, विपक्ष में हम लोग थे, तो माननीय मुख्यमंत्री एक वाक्य कहते थे कि इस राज्य के विकास के लिए सिर्फ खनन पर आधारित योजनाओं के निर्माण और उनके बारे में सोचने से बेहतर होगा कि हम पर्यटन की दिशा में जाएं। पर्यटन अक्षय है, खत्म नहीं होगा। कोयला आज है, कल खत्म हो जाएगा, पर लेकिन पर्यटन की संभावनाएं असीम हैं। आज अगर पर्यटन को अपनी इकोनॉमी का एक बड़ा पार्ट बनाने में हम कामयाब होते हैं तो ये युगों युगों तक चलेगा। तो निश्चित रूप से हम लोग यह मानते हैं कि पर्यटन की अपार संभावनाओं वाले इस प्रदेश में विजिबिलिटी के बड़े इशू थे। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे झरनों का कहीं भी पोजीशनिंग नहीं था, लोगों ने जाना नहीं, देखा नहीं। पूरे देश में नेतरहाट जो पहाड़ों की रानी कहलाती है, उत्तरी छोटनागपुर की रानी कहलाती है, उसके पाइन ट्रीज के बारे में इंडिया के लोग नहीं जानते हैं। पाइन ट्रीज के बारे में वो जानते हैं कि सिर्फ कश्मीर में होता है, लेकिन अगर वो जब झारखंड आ गए और जाकर उन्होंने नेतरहाट में देखा कि पाइन ट्री फॉरेस्ट है, तो उनके लिए बड़ा आश्चर्यचकित और सम्मोहित करने वाला विषय होता था। हमारे झरनों की इंटेंसिटी जो है, मैं उत्तराखंड के केम्प्टी फॉल गया था और वहां जाकर मुझको ये लगा कि मैं केम्प्टी फॉल देखने आया हूं, केम्प्टी फॉल का तो 50 गुना बड़ा झरना हमारे यहाँ बह रहा है। तो कुल मिला जुला कर हमारा इस कंट्री में पोजीशनिंग नहीं था बेहतर, हम विजिबल नहीं थे। हम लोगों ने शुरुआती दौर में सबसे पहले उसी पर काम किया। आज इस एआई और डिजिटल एरा की दुनिया में अखबारों में विज्ञापन देकर या पैम्पलेट घर भेजकर कुछ नहीं होता है। आज सारी चीजें डिजिटली हैं। लोग मोबाइल पर किसी स्टेट की टूरिज्म की एमिनिटी को एवोल्यूट करते हैं। तो हम लोगों ने वही प्रयास शुरू किए हैं। हमारे पास वास्तव में बहुत सारी संभावनाएं हैं, लेकिन उन संभावनाओं को कहीं ना कहीं इनर्शिया के इशू थे। मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमारे
कंसेप्टलाइज किए हुए आइडियाज को एक्सिक्यूट करने में जो विलंब हो रहा है, वो चूंकि एक राज्य के हिसाब से एक नया काम था, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं बहुत आश्वस्त हूं कि पर्यटन की विधा में झारखंड बेहतर पोजीशन लेके आएगा और आने वाले दिनों में घरेलू पर्यटकों में झारखंड का पूरे देश में एक बेहतर हिस्सा होगा, जो आंकड़े इस बात को साबित करेंगे। और झारखंड में कब जो है ये राजगीर जैसा जू सफारी दिखेगा, कब जो है ग्लास ब्रिज दिखेगा? कुछ तो आपने डेडलाइन तय किए होंगे कि ग्लास ब्रिज बना देने हैं झारखंड के इन हिस्सों में, ग्लास ब्रिज बना देने हैं, जू सफारी से आप जो है सैर सपाटे कर सकते हैं। देखिए, नए प्रोजेक्ट्स को कंसेप्टलाइज करके धरातल पर उतारने में थोड़ा समय लगता है, क्योंकि अगर ये कोई फ्लाईओवर बनाना था तो एक सेट पैटर्न था, कोई रेल लाइन बिछानी थी तो एक सेट पैटर्न था, लेकिन ग्लास ब्रिज एक नया इवेंट था तो ये सेट पैटर्न नहीं था। निश्चित रूप से आईटी कानपुर से वेटिंग से लेकर तमाम चीजों को करने की आवश्यकता पड़ी है और मैं समझता हूं कि वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म होने वाली हैं। बहुत जल्दी एक नए करवट के साथ, एक नई उम्मीदों के साथ झारखंड उठ खड़ा होगा। आप दलमा भी गए थे और दलमा को आपने बताया था कि पर्यटन हब के तौर पे इसको डेवलप करेंगे। आपने इको कॉटेज का भूमि पूजन भी किया है। अब ये क्या माना जाए कि ये दलमा का जो पर्यटन हब कब तक हमें देखने को मिलेगा? दलमा तो काफी खूबसूरत है, सुंदर छटा है, कुदरत ने बिल्कुल ऐसे छटाओं से नवाजा है झारखंड को कि आप जिधर भी जाए, जिधर भी मूव करें, आपको खूबसूरत चीजें ही दिखती है। बुनियादी तौर पर एक बड़ी समस्या थी जिसका समाधान हम लोगों ने कर लिया। हमारे जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के स्पॉट थे वो 90% फॉरेस्ट एरिया में थे और फॉरेस्ट एरिया में किसी भी अन्य डिपार्टमेंट के लिए, इवन टूरिज्म के लिए भी काम करना बड़ा कठिन था। तो हम लोगों ने झारखंड इको टूरिज्म अथॉरिटी का गठन कर लिया है और अब फॉरेस्ट के इलाके में टूरिज्म की एमिनिटीज डेवलप करने के लिए हम लोग फॉरेस्ट के साथ सहयोग कर रहे हैं। इको टूरिज्म दलमा वाला उसी की एक कड़ी है। आने वाले दिनों में आपको भी और बेहतर इको टूरिज्म के कॉटेजेस दिखेंगे और उन लोकेशन पर दिखेंगे जहां पर जाकर हमारे पर्यटक इस बात के लिए आनंदित महसूस करेंगे कि जिस प्राकृतिक सौंदर्य की छटा देखने वो झारखंड आए थे, वह उनको उनके रूम की खिड़की से दिख रहा है, उनकी बालकनी से दिख रहा है। आपने इको फ्रेंडली आधारभूत संरचनाओं के विकास पर जोर दिया है और साथ ही साथ जो रिलीजियस टूरिज्म है, अगर रजरप्पा की बात करें या देवघर की बात करें या इटखोरी मंदिर की बात करें, झारखंड के हर हिस्से में पहाड़ी मंदिर है, रांची का हर हिस्से में आपको एक रिलीजन नहीं बल्कि जैन सर्किट को भी डेवलप किया जा सकता है। अगर पारसनाथ की बात करें तो मरांग बुरु है, तो साथ ही साथ जैन के सभी तीर्थंकरों की भूमि मानी जाती है, पवित्र भूमि मानी जाती है। और झारखंड और बिहार के बॉर्डर को देखें तो बौद्ध और जैन फुटप्रिंट्स जो है ना, हर जिले में कुछ न कुछ देखने को मिलते हैं। तो रिलीजियस टूरिज्म को किस तरीके से राष्ट्र के परिदृश्य में आप उभारेंगे, उसको किस तरीके से हाईलाइट करेंगे? राज्य सरकार के पथ निर्माण विभाग ने एक रिलीजियस टूरिज्म कॉरिडोर की परिकल्पना की है, जो रांची से और मांझी से रजरप्पा, रजरप्पा से लुगुबुरु घंटाबाड़ी, जो हमारे संथाल समुदाय का एक आस्था का केंद्र है, लुगुबुरु घंटाबाड़ी से आगे बढ़ते हुए पारसनाथ, जो मरांग बुरु और जैनियों की आस्था का केंद्र है, वहां से आगे बढ़ते हुए देवघर, देवघर के बाद बासुकीनाथ, बासुकीनाथ के बाद हमारा टेरिकोटा मंदिर बलूटी, एक रिलीजियस टूरिज्म कॉरिडोर की परिकल्पना की गई है जिस पर काम चल रहा है। और अलावे इसके वास्तव में झारखंड इस बात के लिए धनी है कि यहाँ पर जैन संप्रदाय के भी आस्था के केंद्र हैं, बौद्ध संप्रदाय के भी आस्था के केंद्र है। इटखोरी की अगर हम बात करते हैं तो इटखोरी ऐसे ही एक अनूठे संगम पर बसा है जहां बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं और सनातन परंपरा भी है। तो इन तमाम चीजों के मद्देनजर विचार और विमर्श इसी बात का है कि टूरिज्म को अलग अलग कैटेगरीज में बांटकर रिलीजियस टूरिज्म, माइनिंग टूरिज्म, पूरे दुनिया में, पूरे देश में, माफ कीजिएगा दुनिया मैंने गलत कह दिया, पूरे देश में माइनिंग टूरिज्म में स्टार्ट लेने वाला झारखंड सबसे पहला राज्य है। झारखंड में सीसीएल के साथ हमारा एमओयू हो चुका है, हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स के साथ हमारा एमओयू वेटिंग है, लास्ट फेज में है, टाटा मोटर्स के साथ, टाटा स्टील के साथ, सेल के साथ, डीवीसी के साथ, जहां हम हाइडल उनको दिखा पाएंगे, थर्मल उनको दिखा पाएंगे। तो हम अपने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के एक्सपोजर की दिशा में भी जा रहे हैं।
कि देश और दुनिया के पर्यटक अगर आते हैं तो वो माइंस में एक्सकवेशन को देख सकें, थर्मल पावर जनरेशन को देख सकें, हाइडल पावर जनरेशन को देख सकें। कुल मिला जुला कर बहुत सारे आयामों में झारखंड के टूरिज्म को हम लोग विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। 14 महीने तो निश्चित रूप से गुजर गए, लेकिन मैं ये मानता हूं कि 2-4 महीनों के बाद आपको परिणाम उसके दिखने शुरू हो जाएंगे। हमारे पास तो काफी सवाल हैं, लेकिन अब धीरे धीरे हम इस सेशन के समापन की ओर जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है, क्योंकि आपके पास महकमा है आर्ट एंड कल्चर, यूथ अफेयर्स। अगर झारखंड में देखें तो खिलाड़ियों की प्रतिभा जो है अद्भुत है, और हर क्षेत्र से खिलाड़ी आते हैं, आज से नहीं काफी सालों से। तो उनको किस तरीके से आप संसाधन उपलब्ध कराना चाहते हैं? आर्ट एंड कल्चर की काफी चर्चा होती है, झारखंड के तो फिजाओं में गीत, संगीत और नृत्य है, तो इसको कैसे डेवलप करेंगे? क्या विजन है आपका? आखिरी सवाल हमारा है, इसके साथ हम समापन करेंगे। खेल और कला की दुनिया झारखंड की दुनिया का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। वो रामदयाल मुंडा साहब का बड़ा लोकोक्ति बड़ा मशहूर था कि चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। मेरा व्यक्तिगत मानना इस बात का था कि एचआर के डेवलपमेंट पर काम होना चाहिए। खिलाड़ी हों या कलाकार हों, उनको सामाजिक सुरक्षा के इस ताने बाने का एक एहसास कराने की आवश्यकता है कि आपके करियर के खत्म होने के बाद राज्य सरकार आपके साथ मजबूती से खड़ी है। उस दिशा में हम लोगों ने वो चीजें आपके सामने हैं। खिलाड़ियों की विधा को बेहतर करने के लिए हमारे जो भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, हमारे जो भी रेजिडेंशियल स्कूल हैं, मोटे तौर पर पूरे राज्य में लगभग हम लोग 5000 बच्चों को कैटर करते हैं हर साल। इनकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए जैसे मोराबादी में एक हाई परफॉर्मेंस सेंटर खुला है, हम बाकी चारों प्रमंडलों में एचपीसी के एक इसी सेंटर को छोटे स्वरूप में ले जाना चाहते हैं, जहां पर कि बैटरी टेस्ट करके शुरुआत में ही बच्चों को जिस खेल की विधा के लिए उनकी शारीरिक क्षमताएं अनुकूल हैं, उस विधा की ओर उनको हम ले जाएं। हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या से हम 2-4 होते थे, चूंकि गांव देहात में आज भी जन्म की तिथि पिताजी, माताजी या मास्टर साहब लिख देते हैं, लेकिन जब वो बच्चा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में जाता था और मेडिकल टेस्ट में छट जाता था, तो ऐसी स्थिति में बड़ा सेटबैक स्टेट को होता था। हम लोगों ने बेसिक्स से उसकी एज के डिटर्मिनेशन से लेकर बैटरी टेस्ट को साइंटिफिक करने की दिशा में कदम उठाया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि नैसर्गिक रूप से खेल की प्रतिभाओं से सुसज्जित यह झारखंड इन आर्टिफिशियल प्रयासों से और बेहतर पोजीशनिंग में रहेगा। आपसे झारखंड को काफी उम्मीदें हैं, और झारखंड को आप दिव्य बनाएं, इसी सवाल से हमने शुरुआत की थी। काफी सार्थक चर्चा हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मेरे ओर से आभार। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां सुदिव्य कुमार जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर सार्थक चर्चा के लिए। मैं चाहूंगी, गुजारिश करूंगी आप थोड़ी देर के लिए मंच पर बने रहें, और मैं गुजारिश करूंगी न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर जेके ज्योति कमल जी, प्लीज वो मंच पर आएं और हमारे मेहमान को धन्यवाद दें।